तथा रंग बिरंगा संसार का लेक्चर 2 वीडियो है। तो इसे हम लोग पार्ट 1 जो है लेक्चर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है ना। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से देख लेंगे। तो ये लेक्चर 2 है जिसमें कि हम लोग दृष्टि दोष से आगे जो भी पॉइंट्स है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए, क्या होता है दृष्टि दोष, जानते हैं हम लोग दृष्टि दोष के बारे में। तो देखिए, दृष्टि दोष कई कारणों से नेत्र में ना देखने की क्षमता जो है ना खत्म हो जाता है। मतलब अगर कि हम देखते हैं तो हमको धुंधला दिखता है, दूर देखते हैं तो धुंधला दिखता है, नज़दीक देखते हैं तो अच्छा दिखता है, या फिर कभी नज़दीक में धुंधला दिखता है, दूर में अच्छा दिखता है। कभी कभी दोनों कंडीशन में, यानी कि ना दूर अच्छा दिखता है ना निकट वाला अच्छा दिखता है। तो ऐसी जो भी प्रॉब्लम समस्या होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट की वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी से दृष्टि दोष हो जाता है, जिसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र के दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, जिसमें कि है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता, ठीक है ना। तो आइए हम लोग एक एक करके बारी बारी से सभी को जानते हैं। निकट दृष्टि दोष, जिस नेत्र दोष के कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है, सुस्पष्ट साफ सुथरा दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, उसे ही हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इस दोष का 2 कारण है। इस दोष के 2 कारण है। पहला कारण है कि नेत्र गोलक लंबा हो जाना। क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, ठीक है ना। और दूसरा कारण है नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। यानी नेत्र लेंस जो है वो आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, जिससे कि उसकी फोकस दूरी कम हो जाता है, ठीक है ना। फोकस दूरी कम हो जाता है, इसीलिए निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे की आवश्यकता होती है, ठीक है। अवतल लेंस की जो चश्मा होती है वो क्या करती है कि जो निकट फोकस दूरी आ रहता है ना उसको दूर कर देती है, यानी कि जितना जरूरी है उतना पर ले जाता है, इसलिए हम आसानी से फिर देख पाते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा बिंदु हम लोग दूरदृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। दूरदृष्टि दोष क्या है? देखिए, वह नेत्र जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उसे ही दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, इसको हम लोग समझते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ दिखेगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष। और जब दूर की वस्तु साफ दिख रहा है, निकट की वस्तु उसको नहीं दिख रहा है, तो वो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। यानी जवन दोष है वहाँ की वस्तु साफ दिखाई देता है, ठीक है ना। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखेगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखेगा, ठीक है। अब इस दोष के क्या कारण है, इस दोष का भी हम लोग कारण जानते हैं। पहला कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक जब छोटा हो जाता है तो क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो है ना कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, यानी कि जो नेत्र लेंस है वो आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, जिससे कि फोकस दूरी बढ़ जाता है, यानी कि इसका फोकस दूरी बढ़ जाता है, इसलिए दूरदृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, फोकस दूरी घट जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग इसका संशोधन जानेंगे कि इसे किस तरह से हम लोग ठीक कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। इसका उपचार है, इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। उत्तल लेंस की जो चश्मा हम लोग लगाएंगे उचित फोकस दूरी के वाले, तो हम लोग के जो दोष है दूरदृष्टि दोष, ये हम लोग का ठीक हो जाएगा, निवारण किया जा सकता है इसे, ठीक है ना। कभी कभी आपको इसके जगह पे उपचार के जगह पे संशोधित करने के उपाय लिखें या फिर उपचार लिखल क्वेश्चन में मिल सकता है, तो आपको उसमें समस्या उत्पन्न नहीं करना है माइंड में। दोनों सब एक ही है, उपचार या संशोधन या चिकित्सा के उपाय सब एक ही होता है, ठीक है। अब तीसरा जो है हम लोग का है जरा दूर दृष्टिता। जरा दूर दृष्टिता, तो क्या होता है जरा दूर दृष्टिता? देखिए, जिस नेत्र दोष से ग्रस्त व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु या दूर की वस्तु सुस्पष्ट नहीं दिखाई देता है,
उस दोष को जरा दूरदृष्टता कहते हैं। मतलब न ओकरा नजदीके के साथ दिखता है न दूरे के साथ दिखता है, उसी को क्या कहते हैं, जरा दूरदृष्टता दोष कहते हैं। ठीक है, इसका क्या कारण है, आइए आगे देखते हैं। इस दृष्टि दोष का मुख्य कारण है सिलियरी मांसपेशियों को ठीक से कार्य नहीं करना। ठीक है ना, उसका जो सिलियरी मांसपेशियां होता है वो अच्छा से नहीं काम करता है, इसी कारण से ये दोष उत्पन्न हो जाता है। यह दोष प्रायः अधिक उम्र के व्यक्तियों में होता है। मतलब ये जो उम्र दराज व्यक्ति होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, बुढ़पुरानिया लोग, उन लोग के होता है। ठीक है ना, सभी को नहीं होता है, रेयरली किसी किसी को हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर उम्र दराज के लोग के होता है। इसका उपचार क्या है, तो उपचार इसका है, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करना होता है। इसको द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विफोक्सी लेंस इसे द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं, जिसमें दो लेंस एक ही चश्मे में ऊपर या नीचे लगा दिया जाता है। ठीक है ना, अब आगे हम लोग जानेंगे मानव नेत्र और फोटोग्राफिक कैमरा में क्या समानता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या क्या अंतर है। ठीक है, देखिए मानव नेत्र इस साइड में लिख दिए हैं और इस साइड में फोटोग्राफिक कैमरा। तो पहला हम लोग देखेंगे मानव नेत्र भी देखिए प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और फोटोग्राफिक कैमरा भी जो है ना प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये है समानता। दूसरा समानता ये है कि ये उत्तल लेंस का बना होता है मानव नेत्र भी, और ये जो फोटोग्राफिक कैमरा है ये भी उत्तल लेंस का बना होता है। तीसरा जो समानता ये है कि वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है नेत्र, और कैमरा भी सेम यही बनाता है, वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और चौथा जो समानता है वे इसमें अनेक संवेदनशील भाग होते हैं। ठीक है ना, संवेदनशील इसमें अनेक भाग होते हैं, सेम इसमें भी अनेक संवेदनशील भाग होते हैं। ठीक है, अब जानेंगे अंतर। क्या जानेंगे, अंतर मानव नेत्र और फोटोग्राफिक कैमरा में क्या है अंतर। देखिए इस साइड मानव नेत्र है और इस साइड है फोटोग्राफिक कैमरा, और इसमें हम लोग अंतर जानने वाले हैं। देखिए तो मानव नेत्र जो है वस्तु का अस्थायी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु का अस्थायी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन फोटोग्राफिक कैमरा जो है अस्थायी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना, अस्थायी, और यहाँ पर देखिए अस्थायी और ये अस्थायी, यही है डिफरेंस इसका। यह प्राकृतिक उत्तल लेंस का बना होता है और एक कृत्रिम उत्तल लेंस का बना होता है। कौन ला कैमरा वाला जो है कृत्रिम, मतलब मनुष्य बनेले होते हैं इसको, और ये है जो प्राकृतिक बना होता है। ठीक है ना, तीसरा नंबर जो है फोकस दूरी स्वतः परिवर्तित होता है। मानव नेत्र का जो है फोकस दूरी स्वतः परिवर्तित होता है, जबकि इसका फोकस दूरी परिवर्तित करना पड़ता है। अब आगे हम लोग बिंदु जानेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन, देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बहुत सारे घटनाएं होते हैं। जैसे देखिए घटनाएं होते हैं, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तारा देखते हैं ना रात के आसमान में, ऊपर साइड में कैसा दिखाता है, टिमटिमाते हुए दिखाई देता है ना, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रतीत होता है। और दूसरा कारण है वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय सूर्यास्त के बीच का समय लगभग 4 मिनट बढ़ जाता है। ठीक है ना, जब सूर्य उदय होता है, जिस समय हमको उदय होते दिखता है उस समय उदय नहीं हुआ होता है, लेकिन उससे हम लोग 2 मिनट 4 मिनट लगभग पहले ही दिख जाता है कि सूर्य निकल रहा है। और जब सूर्यास्त हो जाता है तब वो सूर्य लगता है कि ऊपर ही है। क्या है, सूर्य ऊपर ही है, उस समय सूर्यास्त नहीं हुआ, सूर्यास्त हो गया रहता है, लेकिन सूर्य हमको दिखाई देता है। तो इसका पीछे भी वजह क्या है, तो इसके पीछे भी है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे प्रिज्म क्या है। प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म देखिए 3 पारदर्शी सतहों से घिरी हुई क्षेत्र को ही प्रिज्म कहते हैं। ठीक है ना, इनके कोई भी 2 सतह समांतर नहीं होते हैं। ठीक है ना, इनके कोई भी 2 सतह समांतर नहीं होते हैं। प्रिज्म के 2 अपवर्तक सतह के बीच बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। देखिए प्रिज्म के 2 अपवर्तक सतह होते हैं जो मतलब प्रकाश किरण को अपवर्तित करते हैं, उसके बीच में जो कोण बन जाता है, एंगल बन जाता है, कोण। ठीक है ना, उसी को ही कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। अब आगे हम लोग जानेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश की वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मतलब श्वेत प्रकाश किरण जो होते हैं ना, वे विभिन्न रंगों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग रंग में बढ़ जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब यहाँ पर रंग समझिए, विक्षेपण माने फैल जाना, हट जाना, बिछड़ जाना, यानी कि श्वेत प्रकाश जो है अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्परेजन। ठीक है ना, डिस्परेजन। आगे है
श्वेत प्रकाश के कई रंगों का मिश्रण होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। श्वेत प्रकाश जो होता है वो कई रंगों का मिश्रण होता है। अब बताइए कई रंगों का मिश्रण है तब है ना ये जो है अनेक रंगों में विभक्त हो जा रहा है, और कि कई रंगों का मिश्रण नहीं होता तो नहीं ना विभक्त होता। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं कि कई कौन कौन रंग से ये मिल करके बना होता है। देखिए वर्णपट मतलब कि रंग के जो पट्टी होता है वो कितने रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में, उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। ठीक है ना, तो श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप 7 रंगों की पट्टी देता है। कितना रंग के? 7 रंग के। और जो 7 रंग के पट्टी है ना उसी को कहते हैं वर्णपट। क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। ठीक है ना, जो वे 7 रंग क्या क्या होते हैं? तो वे होते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होते हैं, जिसे संक्षेप में मतलब कि शॉर्ट में क्या कहते हैं? बैजानी हपीनाला, और इंग्लिश में कहते हैं विवग्योर। क्या कहते हैं? विवग्योर। आप याद कर सकते हैं, 7 रंग करके याद करने में आपको दिक्कत होता है तो आप इसे शॉर्ट में बैजानी हपीनाला कर लेंगे। बै से क्या कर लेंगे? बैगनी, जा से क्या कर लेंगे? जामुनी, अनी से क्या कर लेंगे? नीला, और ह से क्या कर लेंगे? हरा, और प से क्या कर लेंगे? पी से यहाँ पर है, पी से पीला, और यहाँ पर ना है तो ना से नारंगी, और ला है तो ला से लाल कर लेंगे। उसी जो बैगनी रंग होता है जिसे वायलेट कहते हैं, ये प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। क्या होता है? इसका प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और सबसे अधिक केकर होता है? तो ये तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक जो होता है ये होता है लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। और श्वेत प्रकाश के वर्ण जो है निक्षेपण में बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कहने का मतलब है जब श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है ना तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा निक्षेपण कौन होता है? तो बैगनी रंग। कौन रंग? बैगनी रंग। और सबसे कम कौन ला होता है? तो सबसे कम होता है लाल रंग। ठीक है ना, अब प्रकाश के विभिन्न रंग और उनके तरंगदैर्घ्य को हम लोग जानेंगे कि मतलब कौन सा रंग के कितना तरंगदैर्घ्य होता है। तो देखिए इधर साइड में वर्ण रंग दिया गया है और इधर तरंगदैर्घ्य जो कि नैनोमीटर में दिया गया है। ठीक है ना, तो बैगनी जो है बैगनी का है 400 से 440 तक नैनोमीटर में इसका तरंगदैर्घ्य है। ठीक है ना, इसके बाद जामुनी है, जामुनी का 440 से 460, नीला के 460 से 500, और हरा के 500 से 570, और पीला के 570 से 590, और नारंगी का 590 से 620, और लाल का 620 से 700। तो ये था तरंगदैर्घ्य रंगों के अलग अलग तरंगदैर्घ्य। आगे हम लोग श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, ये कैसे है इसके बारे में जानते हैं। देखिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने 1642 से लेकर के 1727 तक जो रहे थे, उन्होंने सर्वप्रथम प्रिज्म की सहायता से सूर्य के प्रकाश का वर्णपट प्राप्त किए थे। क्या प्राप्त किए थे? सूर्य के प्रकाश से प्रिज्म, सूर्य के प्रकाश और प्रिज्म की सहायता से वर्णपट प्राप्त किए थे जो 7 रंग के होता है ना। और उन्होंने एक दूसरे प्रिज्म के द्वारा वर्णपट के रंग को विभाजित करने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि दूसरा प्रिज्म उन रंगों को अधिक रंगों में विभाजित नहीं करता है। फिर उन्होंने दूसरा प्रिज्म को पहले प्रिज्म के विपरीत रखा। कैसे रखा? विपरीत रखा, और पाया कि दूसरे प्रिज्म से निर्गत प्रकाश जो था वो श्वेत प्रकाश था। कैसा था? श्वेत प्रकाश। यानी कि जो 7 जैसे पहला प्रिज्म था, पहला प्रिज्म वो था सीधा, और उससे जब प्रकाश किरण गया तो 7 रंगों की पट्टी तैयार किया। फिर उसके बाद उल्टा प्रिज्म रख दिए, जिससे कि 7 रंग मिल करके फिर से श्वेत प्रकाश के रंग में बदल गए। ठीक है ना, ये कौन खोज किए, कौन इस सर्वप्रथम किए थे? तो ये किए थे न्यूटन। कौन किए थे? न्यूटन। तो इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश जो वर्णपट है जो रंगों से ही बना है। क्या से बना है? रंग से ही बना है। यानी कि कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश जैसा वर्णपट दे सकता है वह श्वेत प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश। आगे जानते हैं हम लोग इंद्रधनुष कि इंद्रधनुष वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े हो जाते हैं। किसकी ओर? हम सूर्य की ओर पीठ खड़े करके हो जाते हैं, तो कभी कभी हमें आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इसी अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को ही इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। इंग्लिश में रेनबो कहते हैं। आप सभी लोग देखे होंगे बारिश जब बारिश होता है या फिर खुल भी जाता है तो आप जिधर साइड सूर्य है उसके जस्ट अपोजिशन मतलब उल्टा साइड में जो है इंद्रधनुष बनता है। क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है ना, जिसको गांव में सब पंचसोखा भी कहते हैं। अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट समझिएगा। देखिए ये किस प्रकार से बनता है। तो ये असंख्य वर्षा के बूंद से बनता है। किससे? असंख्य
और वर्षा के जो बूंद होता है ना पानी के, उसी के बूंद से, जो कि प्रिज्म के भांति काम करता है। किसके जैसा काम करता है? बूंदवा पनिया के प्रिज्म के जैसा। और सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, 7 रंगों में बांट देता है, जिससे कि इंद्रधनुष तैयार हो जाता है। हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है आसमान में, अर्धवृत्ताकार दिखाई देता है ना, तो वही होता है इंद्रधनुष, 7 रंगों में बढ़ जाता है। अब प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब कि कोई भी छोटा कण पे प्रकाश यदि पड़ता है और वो छितरा जाता है चारों तरफ, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लीजिए। आकाश का नीला रंग, समुद्र जो है, गहरे समुद्र के जो जल का रंग है, वो सूर्यास्त के समय जो लाल रंग दिखाई देता है, ये सब किसके कारण से होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से होते हैं। प्रकाश के पथ में, नेक्स्ट बिंदु देखेंगे, प्रकाश के पथ में आने वाले कणों से विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित प्रकाश के कारण ही हम प्रकाश के पथ को देख पाते हैं। पथ के विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, प्रकाश जो है अनेक, मतलब प्रकाश जब किसी वस्तु पर टकराता है तो वो प्रकाश हमारे आंखों तक आता है, और जब हमारे आंखों तक आता है तभी जाकर के हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है ना। ज़्यादा डिटेल में हम लोग प्रकाश के बारे में पिछला लेसन में पढ़ चुके हैं। तो ये जानते हैं क्या होता है कोलाइड। तो कोलाइड देखिए, किसी माध्यम में छोटे छोटे निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइड। जैसे कोई माध्यम है, उसमें छोटे छोटे निलंबन, मतलब कुछ टंग जाता है, निलंबन मतलब होता है टंगना। ठीक है ना, कुछ का छोटे छोटे टंग जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर दूध एक कोलाइड है, जिसमें छोटे छोटे वसा के कण निलंबित रहते हैं, मतलब वसा के कण उसमें टंगल रहता है, छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट सफ़ेद सफ़ेद रहता है, तभी तो दूध हमको साफ साफ दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है। उसी प्रकार से धुआं भी ये क्या है? कोलाइड है, जिसमें कि राख के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हवा में निलंबित रहते हैं। राख के कण हवा में उड़ के रहता है ना, वो क्या होता है? धुआं। वही इसलिए क्या है? धुआं भी क्या है? कोलाइड है। उसी प्रकार से कुहासा भी कोलाइड का ही एक उदाहरण है, जिसमें छोटी छोटी जल की बूंद वायु में निलंबित रहती है ना, मतलब वायु में टंगल रहती है। देखिए सिंपल समझिए, निलंबन का मतलब टंगना। ठीक है ना, जो भी टंगल रहता है बीच में वही होता है कोलाइड। चलिए अब आगे जानते हैं हम लोग टिंडल प्रभाव। क्या जानते हैं? टिंडल प्रभाव। तो देखिए, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कण से प्रकाश की प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जैसे समझिए, किसी भी हम लोग रात के बाइक चलाते हैं ना, तो बाइक से जो लाइट निकलता है, तो लाइट का रास्ता दिखाई देता है, प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है। तो रास्ता हम लोग कैसे दिखाई देता है? उसमें कुछ निलंबित कण होते हैं, टंगे हुए कुछ कण होते हैं, और वही कण पर जब लाइट जाता है तो वही लाइट से हमको क्या दिखाई देता है? रास्ता दिखाई देने लगता है, जो प्रकाश है उस प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? टिंडल इफेक्ट, यानी टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे जानते हैं प्रकाश के विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन ना। देखिए, किसी कण से प्रकीर्णित प्रकाश का रंग उसके आकार पर निर्भर करता है। ठीक है ना। कोई कण से यदि प्रकाश प्रकीर्णित होता है तो किस पर निर्भर करता है? तो उसके आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्मतम कण के तरंगदैर्घ्य जो है प्रकाश की अपेक्षा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अधिक अच्छी तरह से प्रकीर्णित कर पाता है, करते हैं या कर पाता है। हम जानते हैं कुछ नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जानते हैं कि नीला कण का तरंगदैर्घ्य कम होता है और लाल रंग का अधिक होता है। लाल रंग के तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अतः जब श्वेत प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। मतलब लाल रंग के जो है ना बहुत कम छितराता है, और जो नीला रंग होता है फैल जाता है चारों तरफ, एकदम फैल जाता है। ठीक है ना, यानी कि फैल करके सगरों विलुप्त हो जाता है, लेकिन लाल रंग नहीं फैलता है ज़्यादा। ठीक है ना। जब धुएं में राख के सूक्ष्मतम कण अधिक होते हैं तो नीले रंग प्रकीर्णित अधिक होता है, अतः धुआं हल्का नीला प्रतीत होने लगता है। इसके बाद धुआं जो है नीला प्रतीत होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो नीला रंग है उस तरंगदैर्घ्य उसका अधिक है, तो नीला रंग जो है फैल जाता है कहाँ पर? जो धुआं है, धुआं कण पर फैल जाता है और हमको नीला रंग का धुआं प्रतीत होने लगता है। इसके बाद बादल भी हमें सफ़ेद दिखाई पड़ता है। तो क्यों दिखाई पड़ता है? तो क्योंकि बादल में जो है पानी की बने आकार बड़ा होता है। पानी के जो बूंद होता है वो जो ठोस रूप में होते हैं या फिर द्रव रूप में भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और उससे लाइट जब रिफ्लेक्ट करता है तो क्या होते हैं?
पानी की बनों का आकार बहुत बड़ा होता है, मतलब जो पानी का जो बादल होता है ना बहुत बड़ा होता है, जिस कारण से वहाँ पर हमें कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है बादल, स्पष्ट है, ठीक है ना। आइए जानते हैं आकाश का रंग। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका वायुमंडल के गैसों के अणुओं, पानी की बूंदों और धूल कणों आदि से परिकिरणित होता है, ठीक है ना। इसमें सबसे सूक्ष्मतम कण गैस के अणु होते हैं। क्या होते हैं? गैस के अणु, जो नील रंग के अधिक परिकिरणित करते हैं। जो नीला रंग होता है ना उसको ज़्यादा परिकिरणित करते हैं। यही परिकिरणित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और इसी कारण से हमें आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण समुद्र यानी कि धरती से टकरा के जाती है, धरती पे क्या है, ज़्यादा मात्रा में पानी है, पानी से टकरा के जाता है आकाश में, और धूल कण वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा गैस है, गैस से टकराता है तो वहाँ पर नीला रंग विस्तृत हो जाता है चारों तरफ, जिससे कि हमको आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है ना। वही चंद्रमा पर वायुमंडल है, ये नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं ना है, नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है, क्योंकि वायुमंडल नहीं होने के कारण कोई प्रकीर्णन होवे नहीं करता है वहाँ पर। दिन में सूर्य का रंग समय के साथ बदलते रहता है। सभी लोग जानते हैं सुबह सुबह लाल रहता है, उसके बाद धीरे धीरे पीला होता है, साफ होता है, फिर से लाल टाइप का होने लगता है, और शाम का ज़्यादा लाल हो जाता है। तो समय के साथ क्या कर रहा है, ये बदलते रह रहा है। दोपहर के समय जब सूर्य सर पर होता है तो सूर्य द्वारा वायुमंडल से होकर तय की गई दूरी न्यूनतम होती है, मतलब नज़दीक होती है, अतः सूर्य के प्रकाश कम कणों से होकर गुजरती है, इसलिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण है कि दोपहर के समय सूर्य अपने वास्तविक रंग श्वेत में दिखाई देता है, यानी कि जब दोपहर होता है ना तो साफ साफ दिखाई देता है। नेक्स्ट नोट्स है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल से होकर सूर्य के प्रकाश अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। बात सही है। देखिए जब ऊपर आता है तो सूर्य एकदम सीधे हम लोग पर मतलब हमारे पास उसका प्रकाश पहुंचता है, लेकिन जब सूर्य पूरब की ओर रहता है उदय होते समय, या पश्चिम की ओर रहता है अस्त होते समय, तो उसका जो दूरी है क्या होता है, दूरी अधिक कणों से गुजरना पड़ता है। उसका मतलब किरण हमारे पास पहुंचने के लिए अधिक कणों से होकर के गुजरना पड़ता है किरण को, जो मुख्यतः नीले रंग को परिकिरणित कर देता है, नीला रंग को वो फैला देता है चारों तरफ, तो बच जाता है क्या चीज़, तो बचा हुआ प्रकाश जो होता है हमारी आंखों तक पहुंचता है, और उसमें से जो है लाल रंग सबसे अधिक हम लोग को दिखाई देता है। कौन सा रंग? लाल रंग। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ठीक है।